Hello dear students, once again I am Ajay sir. Wish you a very beautiful, cheerful and hopeful morning. Today we start class 12th, the second chapter of class 12th, inverse trigonometric function, and this is the part 2. In this part I explain you how to find the domain and how to solve the question of NCERT. So let's start. Mathematics class 12th chapter 2, inverse trigonometric function, or we say inverse trigonometry. Okay, this is the name of chapter in your book, NCERT book. Part 2, question based. Topic, as I earlier told you, how to find domain and range of inverse trigonometric function with some questions. इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा लिटिल रिवीजन दूं, क्योंकि पार्ट 2 है, शायद आप भूल गए हों, क्योंकि वीडियो आप ज़्यादा देखते नहीं होंगे, मैं समझता हूँ, फिर भी एक लिटिल रिवीजन दे रहा हूँ मैं आपको छोटा सा. जैसा हम जानते हैं, एज वी नो, फंक्शन ए टू बी यदि बाइजेक्शन है यदि तो फंक्शन बी टू ए एफ इन्वर्स कहलाता है. किसी फंक्शन का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं. एग्जाम्पल, यदि फंक्शन x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो एफ इन्वर्स जो होगा, ये जो है इंटरचेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज y1 x1 y2 x2 y3 x3. तो इस तरह से हम निकालते हैं. ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. सेम एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अब चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं, वो बाइजेक्टिव नहीं होते हैं. मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर बाइजेक्टिव नहीं होते हैं तो इनका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं हो सकता. लेकिन अंडर सम रिस्ट्रिक्शंस इन देयर कोडोमेन एंड डोमेन वी कैन मेक इट बाइजेक्टिव. हम उन्हें बाइजेक्टिव बना लेते हैं और उनका इन्वर्स निकालना पॉसिबल हो जाता है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कुछ. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा हुआ, एफ एक्स इक्वल टू रिस्ट्रिक्शंस रेंज, वही ए टू बी, रिस्ट्रिक्शन टू रेंज. अब अगर इसका हम इन्वर्स निकालें, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टी इन्वर्स निकालें, तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर इंटरचेंज हो जाता है, तो ये भी इंटरचेंज हो जाएगा. ये रेंज जो होगी वो यहाँ आ जाएगी और रिस्ट्रिक्शन जो होगा वो यहाँ आ जाएगा. ये मैंने आपका रिवीजन करा दिया छोटा सा, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो बाइजेक्टिव नहीं होते, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन के तहत हम उन्हें बाइजेक्टिव बना लेते हैं और उनका इन्वर्स निकालना पॉसिबल हो जाता है. पार्ट 1 में मैंने ग्राफ बनाकर कुछ क्वेश्चंस कराए भी थे और काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर कर दिया था. लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं मैं आपको, कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आपको कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज लर्न रखना पड़ेंगे, याद रखना पड़ेंगे. ग्राफ से निकालना बता चुका हूँ, फिर भी आपको इन्हें लर्न रखना ही पड़ेगा. इनकी ज़रूरत आपको हर जगह पड़ेगी. मैंने एक टेबल बना दी है यहाँ पर, इस टेबल को ध्यान दीजिएगा. फंक्शन है, डोमेन है, रेंज है, फिर यहाँ से फिर फंक्शन, डोमेन और रेंज है. फंक्शन यदि साइन इनवर्स एक्स है तो उसका डोमेन जो होगा क्लोज इंटरवल में -1 to 1 होगा. रेंज जो होगी क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2 होगी. ये बता चुका हूँ पहले ही मैं. कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन जो होगा क्लोज इंटरवल में -1 to 1 होगा. रेंज जो होगी वो 0 to π होगी क्लोज इंटरवल में. tan इनवर्स एक्स की बात करें तो डोमेन होगा r मीन्स रियल नंबर्स, और जो रेंज होगी ओपन इंटरवल में -π/2 π/2 होगी. क्योंकि π/2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि tan थीटा π/2 पे इन्फिनिटी हो जाता है. ऐसी बात करें फंक्शन कॉसेक इनवर्स एक्स का, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का आई एम सॉरी, जो डोमेन होगा वो r मीन्स रियल नंबर -1 होगा. और आप समझ रहे होंगे कि r रियल नंबर में से इन्हें नहीं लेना, हमें इन्हें शामिल नहीं करना है. तो क्यों नहीं करना है? अरे ये रिस्ट्रिक्शंस है, ये अंडर रिस्ट्रिक्शन है. मैंने बताया था कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इन्वर्स निकाल सकते हैं अंडर सम रिस्ट्रिक्शंस. इसलिए मैंने ये आपको बता दिया कि -1 और 1 क्यों नहीं लिया गया, ये रिस्ट्रिक्शन है. इसे हम इस तरह भी कई किताबों में लिखे दिखते हैं कि -1 to 1 इंटरसेक्शन ऑफ 1 to इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी है, सॉरी, ये इसका मतलब यही है. और इसकी रेंज जो होती है वो होती है π/2 से लेके
-π/2 से लेके π/2 -0, 0 नहीं लेते इसमें। ये भी क्या है, ये भी रिस्ट्रिक्शन है। क्यों नहीं लेते, ये अंडर रिस्ट्रिक्शन है, मैंने कहा रिस्ट्रिक्शन होते हैं। ऐसे हम सेक इन्वर्स एक्स की बात करें तो इसका डोमेन होता है वो सेम होता है कॉसेक की तरह, कॉसेक इन्वर्स की तरह, रेंज माइनस रियल नंबर माइनस रियल नंबर में से माइनस कर देते हैं -1 और 1 रियल नंबर सारे, लेकिन ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ to 2 -1। इन्फिनिटी हमेशा जब भी कभी आएगा वो ओपन इंटरवल में आएगा, याद रखना इस बात को, इन्फिनिटी या फिर इंटरेस्ट यूनियन 1 to ∞। और इसका जो रेंज होता है वो 0 to π होता है, लेकिन -π/2 इंक्लूड नहीं। ये क्यों नहीं, फिर पूछे कारण, अंडर रिस्ट्रिक्शंस, ये अंडर रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसकी डिटेल आपको बीएससी में मिलेगी जब आप बीएससी में पहुँचेंगे। मैं वहाँ इतना लंबा जाना नहीं चाह रहा अभी, इसलिए आपको ये लर्न रखना पड़ेंगे। ऐसे ही कॉट इनवर्स एक्स की बात करें तो उसका डोमेन जो होता है वो आर मतलब रियल नंबर होता है, और इसकी जो रेंज होती है वो 0 to π होती है ओपन इंटरवल में। तो ये सब चीज़ें आपको लर्न हो जाना चाहिए। आप ठीक ढंग से देख लीजिए, वीडियो को रिवाइज करके उतार कर कागज़ पर लिखकर अपने सामने टेबल पर चिपका दीजिएगा जहाँ पढ़ते हैं। ये आपको लर्न होना चाहिए क्योंकि इन्हीं से सारे क्वेश्चंस होंगे। और पहले जो मैंने कुछ आपको रिजल्ट बताए थे उन रिजल्ट्स को आप याद रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं। नेक्स्ट नाउ अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स 2x - 3। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में हमेशा आते हैं। आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, हमेशा पूछे जाते हैं। फिर लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी में से कुछ नहीं आता, लेकिन मैं आपको पहले क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो समझिए आप। तो आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। यहाँ साइन इनवर्स ये पूरा x है, 2x - 3 x है, साइन इनवर्स x लिखा है सपोज करो, x की जगह पर एंगल है सपोज करो ये, ठीक। सबसे पहले आप इसके लिए एक बात याद रखो, यहाँ लिखिए आप सॉल्यूशन कि द डोमेन, मैं थोड़ा धीरे समझा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है ऑफ साइन इनवर्स x इज -1 to 1 होता है। देयरफॉर साइन इनवर्स 2x - 3 is satisfying for all is डिफाइन लिखो यहाँ पर, डिफाइन ज़्यादा ठीक वर्ड आएगा, इज डिफाइन। और अच्छा कर दिया मैंने आपके लिए, इज डिफाइन फॉर ऑल एक्स सेटिस्फाइंग क्या कि -1 2x - 3 है, x की जगह पर 2x - 3 1, वही बात लिखी मैंने, ठीक। अब ये एक इनइक्वलिटी है, आप थोड़ी सी समझिएगा इनइक्वलिटी क्या होती है। इनइक्वलिटी में सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ बता दूँ, हल्की सी बात मैं यहाँ बता दूँ आपको। यहाँ यदि 2x - 3 = 4 लिखा है, इसे सॉल्व करना है, तो ये कोई मेथड नहीं होती है कि 3 को वहाँ भेज दिया। एक्चुअल में इस तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ सिर्फ x रखना है, तो मुझे यहाँ बीच में सिर्फ x रखना है, यहाँ इस जगह पर मुझे सिर्फ x रखना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि -1 x इसी से मैं डोमेन फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ मुझे सिर्फ x रखना है। यदि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मुझे यहाँ सिर्फ x रखना है, तो मैं ऐसे करूँगा 2x - 3 + 3 यहाँ कर दूँगा = 4 + 3 कर दूँगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2x = 7। अब मैं 2 हटाना है फिर से यहाँ से, तो 2x/2 कर दूँगा, तो बचेगा 7/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो x = 7/2 हो जाएगा। ये होती है सही मेथड करने की।
वो हमारा तरीका है, वो हमने बना लिया है कि इसको यहाँ भेज दिया, 7 हो गया, 2 अपॉन में आ गया, मल्टीप्लाई में था। लेकिन तरीका ये होता है, ये क्लास 6-7 में समझाया जाता है, इसकी ज़रूरत यहाँ पड़ेगी तो मुझे यहाँ x रखना है, सिर्फ इस जगह मुझे x रखना है, इस जगह तो नेचुरली x रखना है, तो मुझे ये -3 हटाना पड़ेगा। तो -3 हटाने के लिए मैंने क्या किया, -1 2x -3 तो +3 मैंने यहाँ किया, तो नेचुरल वाली बात है, +3 मैंने यहाँ किया, ये इनइक्वलिटी का साइन है, तो +3 मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा और +3 मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। ये मैंने कर दिया, तो ये हो गया आपका 2। अब यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गए, हट गए, तो बचा ओनली 2x, वही <= 4 हो गया। अब मुझे 2 फिर से हटाना है यहाँ से, जो मैंने यहाँ समझाया था, तो मुझे 2 फिर से हटाना है, तो मैंने यहाँ किया, पहले 2 यहाँ मैं लिख रहा हूँ खाली आपको, 2 हटाने के लिए मैंने किया 2x/2। अब मुझे जब यहाँ किया, इक्वल का साइन यहाँ है, तो मुझे यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, यहाँ भी, यहाँ 4 लिखा था, यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। तो फाइनली जो आपका इसके बाद जो स्टेप आएगी वो आएगी आपकी 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x <= 2 2 या 4 कैंसिल हो रहा है 2। तो जब हम यहाँ कंडीशन पे पहुँच गए तो अब हमें पता पड़ गया कि इसका जो डोमेन जो हो गया, डोमेन जो हमें निकालना था इसका, इट्स डोमेन वो हो गया आपका 1 से 2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आपको मैंने बिल्कुल बारीकी समझाया है, इतना अगर आप ना भी करें, छोटा स्टेप कर दें तो भी सर सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैंने आपको समझाया इसलिए क्योंकि बुक में ऐसा नहीं छपा होगा, किसी बुक में इस तरह की प्रिंटिंग नहीं दी होगी, किसी बुक में इस तरह से सॉल्व नहीं किया होगा, मैं 100% कहता हूँ। लेकिन चूँकि समझ में कैसे आएगा बच्चों के, तो मैंने आपको इसलिए समझाया। आप इतनी डिटेल में ना करें तो आप छोटे पैटर्न में भी कर सकते हैं इसको, ठीक। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको फिर से इसी बारे में समझाता हूँ कि सपोज फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) = sin इनवर्स -x²। नाउ स्टार्ट। अब सॉल्यूशन के लिए आपको फिर से आपको ये जो लाइन मैंने ऊपर लिखी थी कि द डोमेन ऑफ sin इनवर्स x इज़, ये पूरी लाइन आपको फिर से लिखना पड़ेगी। मैंने लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ, आपको वही कंडीशन आपको डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ मैं कि -1 चूँकि साइन है, -1 x², ये आप समझ गए होंगे 1। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, कि जो x² है, सॉरी मैं यहाँ पर माइनस लगाना भूल गया, या -x², क्योंकि डोमेन हमारा -x² है, -x²। अब एक बात आप ध्यान रखिए, वही बात, अब मैं ये बात आपको, ये जो ऊपर सिखाई थी, ये मैं बार बार नहीं सिखाऊंगा कि यहाँ मुझे माइनस नहीं रखना, यहाँ मुझे सिर्फ x रखना है, x। तो माइनस का मल्टीप्लाई मैंने बोथ साइड किया, तो मैं माइनस का मल्टीप्लाई बोथ साइड करूँगा तो नेचुरली -1 जो होगा वो प्लस का 1 हो जाएगा, लेकिन इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो ये इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ -1 आ जाएगा। अब मैंने -1 का मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दिया। अब आप ये चीज़ देख रहे हैं कि x² -1 से बड़ा है, x² -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ध्यान दीजिएगा, x² -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो मैं स्टेप को ये भी ले सकता हूँ, आप समझ रहे होंगे कि जीरो इज, स्टॉप कर। हाँ, तो मैंने आपको समझा दिया इस बार में कि x² चूँकि -1 से बड़ा है, तो मैं स्टेप को इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि x² जो है वन से छोटा है और 0 से बड़ा है, ये स्टेप भी आ सकती है। अब चूँकि ये 0 है, ये ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया, यहाँ माइनस था, तो यहाँ माइनस का x² या -1 था, तो यहाँ इमेजरी वैल्यू आती, तो झंझट पड़ता है इमेजरी वैल्यू से, इसलिए मैंने इमेजरी वैल्यू से झंझट बचने के लिए इस तरह की ये स्टेप यूज़ की। अब आप देख रहे हैं कि इस स्टेप का यहाँ से
इस वाले का 0 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो मीनिंगलेस है। तो कवाला हमारे लिए केवल इतनी स्टेप यूज़फुल है कि एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 1। ये स्टेप को मैंने नहीं लिया, यहाँ तक मैंने नहीं लिया, ये मैंने ब्रैकेट में बना दिया आपके लिए समझने के लिए, ओनली एक्सप्लेनेशन करने के लिए। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो एक्स स्क्वायर है 1 को मैं अंदर ले आऊँ तो -1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर, जरूरत नहीं बताने की, बता रहा हूँ फिर भी। एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, सेम कंडीशन, इक्वल टू में 0 बचा। अब इस चीज़ से आपको क्लियर हो रही है एक चीज़, ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है, इस वाली लाइन से आपको क्लियर हो रही है। मैं यहाँ इम्प्लाई लगा देता हूँ कि -1 1, सिंपल सी बात है। ये प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब जो रेंज डोमेन जो हमें निकालना था, तो डोमेन हमें निकालना था, वो डोमेन का आंसर आ गया आपका डोमेन इक्वल टू -1 to 1। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में आते हैं, याद रखना इस बात को, मैं इसलिए करा रहा हूँ आपको। पहले करा दिए मैंने आपको डोमेन रेंज की टेबल के बाद मैंने एक क्वेश्चन सिखा दिया कि इनकी क्वेश्चन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको इसके लिए, जिससे आपको सब कुछ चीज़ क्लियर हो जाए। फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स, अलग तरह का क्वेश्चन। ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। हम ये जानते हैं कि द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज, ये बात आपको पता है, -1 to 1 एंड कॉस इनवर्स एक्स इज आर, रियल नंबर, ये आप जानते हैं। ठीक, कॉस एक्स, सॉरी ये कॉस एक्स है, ये कॉस इनवर्स नहीं है, इनवर्स यहाँ से हटा दो आप, कॉस इनवर्स, कॉस एक्स ओनली। तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -1 to 1 क्लोज इंटरवल एंड कॉस एक्स इज आर, ये हम जानते हैं, इतना हमें पता है। देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर डोमेन ऑफ, समझना बात को, थोड़ा बात को समझना, लैंग्वेज आ रही है केवल। डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स का जो हो जाएगा वो हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, ढंग से समझिएगा, -1 to 1 इंटरसेक्शन ऑफ आर, क्योंकि यहाँ ओनली कॉस एक्स था। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग आपको सेट थ्योरी में बहुत अच्छे से समझाया गया। इसका मीनिंग हो गया, इसका डोमेन हो जाएगा -1 to 1, यही इसका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था एकदम। ठीक, अब मैं आपको कुछ, अब आप कहेंगे एनसीईआरटी मैंने स्टार्ट नहीं की, एनसीईआरटी की बुक्स लोगों के पास नहीं है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो ध्यान रखें, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 जब आप खोलेंगे तो आपको पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर। इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं फर्स्ट पार्ट में करवा चुका था, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने साइन के कराए थे ओनली। चलो कुछ क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, और ये इन क्वेश्चन को आप एक बार ठीक से देख लीजिए, और ये सब आपको सॉल्व करने हैं। जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है वो इनमें से सॉल्व करे, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं 10, और इसके बाद जो 12 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन वो भी बाद में करा दूंगा। तो चलिए मैं कोई सा भी क्वेश्चन में से ले लेता हूँ। ये मैं आपको करा चुका हूँ, ये चलिए कॉसेक का मैंने नहीं कराया, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन ले लिया, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, हेडिंग वही है, कॉसेक इनवर्स, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 2। सिंपल सी बात है, क्या हो गया, कॉसेक इनवर्स 2 किसकी वैल्यू होती है, कॉसेक किसकी वैल्यू होती है, π/6, ये आप जानते हैं, बहुत पहले जानते हैं आप। अब एक बात बताइए आप, सबसे पहले ये मैंने आपको बताया है कि कॉसेक, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इस जगह पर, यहाँ पर लिख रहा हूँ कि कॉसेक इनवर्स थीटा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू थीटा होता है
कब होता है, जबकि ये एंगल जो है एक्स एंगल थीटा जो है, जो π/6 जो है वो बिलोंग करे -π/2 से लेके π/2 तक। यहाँ ऐसा हो रहा है, दिख रहा है हमें, यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ π/6 है। तो इस केस में cosec इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो cosec cos π/6 इक्वल टू क्या हो गया, ओनली π/6। ये इसका आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलिए एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ आपको। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे 10 का नहीं कराया मैंने आपको। चलिए 4th पार्ट है इसका, एनसीईआरटी बुक में देख लेना आप 4th पार्ट। ये है आपका tan इनवर्स -√3। और आप जानते हैं tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसको मैं लिख दूंगा -tan इनवर्स √3। ये मैंने लिखा नहीं है, ये बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ आपको। अब इसके बाद मैं आपको लिख सकता हूँ, आप जानते हैं कि ये हो गया -tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है, tan π/3 की वैल्यू होती है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ कि tan के लिए कंडीशन वही कि जो एंगल है वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है। इसी तरह से tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, माइनस का साइन लगा रहेगा। तो फाइनली इसका आंसर आ गया -π/3। अब यहाँ जो मैंने स्टेप नहीं लिखे हैं वो आप लिख लेना खुद, वो ज़रूरी है, लिख लेना, उसका यूज़ कर लेना। बार बार नहीं कर रहा हूँ, आप भी कुछ करिए। नेक्स्ट, अब एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन 10 तक के पार्ट मैंने दिखा दिया आपको, वहाँ तक आप कर लेंगे। उनके 2 पार्ट मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो एनसीईआरटी में शुरू हुआ है वो इस तरह का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन है कि 11 और 12 दो दिए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग के लिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है। अरे सिंपल सी बात है, ये 3 टुकड़े हैं, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, इसकी निकालो, इसकी निकालो, तीनों को ऐड कर दो और फाइनल आंसर आ जाएगा। और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो सीधे हम बात करते हैं। हम जानते हैं कि tan इनवर्स -1 लिखा हुआ है, मैंने लिखा tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, tan π/4, मैंने लिखा tan π/4। सीधी बात। यहाँ पर एक बात समझा देता हूँ थोड़ी सी, यहाँ पर इस जगह पर, हालांकि समझाने की जरूरत नहीं है, पहली बार आ रहा है इसलिए समझा रहा हूँ। यहाँ पर इस जगह पर एक बात समझा देता हूँ यहाँ पर कि cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, cos इनवर्स cos रूट थीटा होता है, इक्वल टू थीटा होता है जब हम जानते हैं कि थीटा जो है वो बिलोंग करे 0 to π के बीच में। ये बात हम जानते हैं। और एक बात और मैंने पहले बताई थी, मैं आपको बताता हूँ कि cos इनवर्स -थीटा इक्वल टू होता है π माइनस cos इनवर्स थीटा। पाई माइनस, यहाँ जाके जगह नहीं बच रही है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ cos इनवर्स थीटा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वही यहाँ पर आ रहा है cos इनवर्स -थीटा, तो मैं इसको लिख दूँगा क्या लिख दूँगा इसको, पाई, प्लस का साइन तो लगाया, पहले लगाया यहाँ प्लस, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब आप 1/2 की वैल्यू आप जानते हैं, 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है क्या, 1/2 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है। 1/2 लगाता हूँ यहाँ पर, 1/2 चलने देता हूँ। चलिए अभी बाद में चलाऊँगा मैं आपको आगे। यहाँ सेम वही बात, यहाँ सेम वही बात, साइन इनवर्स -थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, माइनस साइन। मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ, फालतू में ज़रूरत नहीं थी लेकिन बढ़ा रहा हूँ, चलिए आपको समझाने के लिए। इतना हो गया। अब tan इनवर्स tan π/4, tan इनवर्स tan थीटा π/4 बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, तो डायरेक्ट π/4 लिखता हूँ सीधा, π/4 हो गया ये स्टेप इतनी। प्लस पाई लगा हुआ है, प्लस पाई लिखा हुआ है। cos इनवर्स 1/2 वही वाली बात, माइनस लगा हुआ है साथ में, तो माइनस cos इनवर्स 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है क्या, π/3। तो cos इनवर्स cos π/3 हो गया ये, माइनस आगे साइन इनवर्स, ये स्टेप बढ़ा रहा हूँ फालतू की, ये π/2 ये किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की वैल्यू होती है, तो साइन π/6
यहाँ फिर वही वाली बात, पाई बाई 4 लिखा हुआ है, लिखा रहने दिया, प्लस पाई लिखा रहने दिया, यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर पाई के बीच में, तो ओनली पाई बाई 3 हो जाएगा, जो हो गया पाई बाई 3। और यहाँ पर साथ में माइनस के वही बात, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, थीटा बिलोंग कर रहा है यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में, डायरेक्ट पाई बाई 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है सिर्फ, इसका एलसीएम सीधे सीधे 12 आया, नेचुरल है 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, 6 टू 12 2 पाई। इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 3 15 पाई, 15 में 4 गए, 15 में 4 गए, 11 पाई 9 पाई बाई 3, 9 पाई अपॉन 12, सॉरी 3 नहीं अपॉन 12। इसको और सॉल्व कर दो, इसको 3 3 9 3 4 12, तो फाइनल आंसर 3 पाई अपॉन 4, 3 3 9 3 4 12। इस तरह क्वेश्चन आप इस तरह सॉल्व कर लेंगे। और एनसीईआरटी का लास्ट 12 क्वेश्चन ये है जो आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे, वही बात, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालिएगा, इसकी निकालिएगा, ऐड कर दीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क में गया। और एनसीईआरटी में लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 और 14 एमसीक्यू हैं जो आप सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करा दी है। एनसीईआरटी में 2.1, 2.2 और मिसलेनियस 3 एक्सरसाइज हैं जो कि एक दिन में मैं करा सकता हूं, लेकिन जो क्वेश्चन मैं पहले करा रहा हूं वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, वही रियल मैथमेटिक्स है, वो क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए मैं आपको एग्जाम की दृष्टि से पढ़ा रहा हूँ। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करा दी, 2.1 कंप्लीट करा दी, और मैंने आपको डोमेन निकालना भी सिखा दी जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैंने बता दिया आपको। तो मैं आपको एक कंप्लीट पैकेज दे रहा हूँ जो आपको 12th में फुल मार्क्स दिलवा सके। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इसका नेक्स्ट पार्ट जब हम करेंगे कल, तो ये टॉपिक, ये चैप्टर एंड हो जाएगा। बस इसे ध्यान दीजिएगा, इसे रिवाइज कीजिएगा, और जो मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिएगा, जिससे आपको आपकी प्रैक्टिस हो। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।